पद्मश्री अब्दुल गफूर खत्री अजरक की आत्मा। जन्मस्थान अजरकपुर, कच्छ, गुजरात। परिचय। अजरक की मिट्टी से जुड़ी कला को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने वाले अब्दुल गफूर खत्री कच्छ के उन दुर्लभ हस्तशिल्पकारों में से हैं जिन्होंने सदियों पुरानी अजरक प्रिंट की परंपरा को नया जीवन दिया। उन्होंने न सिर्फ इस पारंपरिक टेक्सटाइल को संरक्षित किया, बल्कि इसे ग्लोबल फैशन की दुनिया में स्थापित भी किया। उपलब्धियां। भारत सरकार द्वारा 2019 में पद्मश्री से सम्मानित। उनके नेतृत्व में अजरकपुर एक अंतर्राष्ट्रीय हस्तकला केंद्र के रूप में उभरा। पर्यावरण संवेदनशील और पारंपरिक प्राकृतिक रंगों की विधियों को पुनर्जीवित किया। विशेषताएं। गफूर खत्री का काम केवल कपड़े पर छपाई नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक विरासत का पुनर्जागरण है। उन्होंने इस कला को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए अनेक युवाओं को प्रशिक्षित किया। ईंट ढोने वाले मजदूर का बेटा यूपीएससी परीक्षा के लिए जाते समय हुआ जिसका एक्सीडेंट, फिर भी बना सबसे युवा इप्स। सक्सेस स्टोरी ऑफ इप्स सफीन हसन। सफीन हसन की कहानी संघर्षों से भरी हुई है। पहले ही गरीबी ने हालात खराब कर रखे थे और तभी एक बार सिविल सेवा परीक्षा देने जाते समय उनका एक्सीडेंट भी हो गया। हालांकि उन्होंने हार माने बिना 22 साल की उम्र में खुद को देश का सबसे युवा इप्स बनाने में कामयाबी हासिल की। फॉलो करें। भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन यूपीएससी सीएसई में कामयाब होने की एक कहानी आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। ये परीक्षा भारत सरकार में उच्च पदों जैसे इंडियन पुलिस सर्विस इप्स, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस और इंडियन फॉरेन सर्विस इप्स के दरवाजे खोलने का माध्यम मानी जाती है। कई युवा मुश्किल परिस्थितियों से गुजरकर इस परीक्षा में सफल होते हैं और लाखों लोगों को प्रेरित भी करते हैं। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी है सफीन हसन की, जो 22 साल की उम्र में इस परीक्षा में सफल होकर भारत के सबसे कम उम्र के इप्स अधिकारी बन गए। यूपीएससी सक्सेस स्टोरी ऑफ यंगेस्ट इप्स सफीन हसन ब्रिक लेबरर सोन मेट विद एन एक्सीडेंट वाइल गोइंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम। सबसे युवा इप्स अधिकारी सफीन हसन। माँ पिता दोनों करते थे मजदूरी। जुलाई 1995 में गुजरात के पालनपुर के एक बहुत साधारण परिवार में जन्मे सफीन हसन के माता पिता ने सीमित संसाधनों के बावजूद उनकी परवरिश के लिए कड़ी मेहनत की। माँ खाना पकाने का काम करती थीं और उनके पिता दिन में ईंट ढोने के अलावा शाम को गुजारा करने के लिए उबले अंडे बेचने का स्टॉल लगाने का काम करते थे। बड़ौदा की जामा मस्जिद से टीम इंडिया तक पठान बंधुओं की कहानी। आदाब, मुस्लिम ऑफ गुजरात ये यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारी कॉफी टेबल बुक मुस्लिम ऑफ गुजरात की झलक। ये बुक में गुजरात के लगभग 200 जितने मुस्लिम सुपरस्टार के फोटोज और लेख होंगे। कौन सोच सकता था कि बड़ौदा की जामा मस्जिद के आंगन में खेलते दो नन्हे बच्चे एक दिन भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलेंगे। मस्जिद के मुअज्जिन महबूब खान ने भले ही कभी ऐसा सपना न देखा हो, लेकिन नियति ने उनके उस अनकहे ख्वाब को भी साकार कर दिया। यह कोई चमत्कार नहीं था, न ही किसी सिफारिश का असर। ये सिर्फ और सिर्फ मेहनत, लगन और प्रतिभा की जीत थी। इरफान और यूसुफ पठान, दो नाम जो आज सिर्फ बड़ौदा ही नहीं पूरे भारत के लिए गर्व का विषय हैं। इन दोनों भाइयों की क्रिकेट यात्रा की शुरुआत मस्जिद के प्रांगण से हुई। वहीं से उन्हें क्रिकेट की पहली सीख मिली। इस सफर में उनके मार्गदर्शक बने मेहदी शेख, जो खुद बड़ौदा के पूर्व रणजी खिलाड़ी और एक समर्पित कोच रहे हैं। मेहदी शेख ने दोनों भाइयों की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें निखारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शुरुआत में कोच का ध्यान यूसुफ पर ज्यादा था। उन्होंने हमेशा ये कल्पना की थी कि एक दिन यूसुफ घरेलू क्रिकेट में चमकेंगे, लेकिन किस्मत ने पहले छोटे भाई इरफान को मौका दिया। उन्होंने जूनियर इंडिया में जगह बनाई, पाकिस्तान के दौरे पर शानदार प्रदर्शन किया और फिर सीनियर टीम में भी जगह बना ली। इस बीच यूसुफ ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने खेल के हर पहलू में सुधार किया, गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग, और खुद को साबित किया। अंततः उन्हें भी टीम इंडिया में जगह मिली। वह दिन जब दोनों भाई एक साथ भारत की जर्सी में मैदान पर उतरे, वह सिर्फ उनके परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे बड़ौदा के लिए गर्व का क्षण था। पिता महबूब खान की आंखों में खुशी के आंसू थे। उनके दोनों बेटे अब देश का नाम रोशन कर रहे थे। कोच मेहदी शेख की मेहनत भी रंग लाई थी। उनके दो शिष्य आज उस मुकाम पर थे जहां पहुंचने का सपना न जाने कितनों का अधूरा रह जाता है। इरफान और यूसुफ पठान की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे शुरुआत कितनी भी साधारण क्यों न हो, अगर इरादे मजबूत हों और मेहनत में सच्चाई हो तो मंजिल जरूर मिलती है। आज ये दोनों सिर्फ बड़ौदा ही नहीं, पूरे गुजरात और भारत के लिए गौरव हैं। जब सत्य की हार हुई, ज़किया जाफरी, एक स्त्री जो 2002 के सांप्रदायिक तूफान में मुस्लिम पीड़ितों को न्याय दिलाने की लड़ाई निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अकेले लड़ती रहीं।
1 फरवरी 2025 की सुबह देश ने एक ऐसी आवाज खो दी जो 2 दशकों तक अन्याय के खिलाफ डटकर खड़ी रही। ज़किया जाफरी, उम्र 86 साल, लेकिन हौसला एक योद्धा जैसा। वो अकेली थीं। उनके पति एहसान जाफरी, कांग्रेस के पूर्व सांसद, 2002 के गुलबर्ग सोसाइटी नरसंहार में 68 अन्य लोगों के साथ जिंदा जला दिए गए थे। और ज़किया सिर्फ एक विधवा नहीं बनी, वो एक सवाल बन गईं। जब सब कुछ देखा और सुना गया तो न्याय क्यों नहीं हुआ? गुजरात दंगों के बाद उन्होंने हार नहीं मानी। 2006 से न्यायपालिका की दहलीज पर सालों गुजार दिए। उनका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को मजबूर किया कि वह दंगों की दोबारा जांच के लिए एसआईटी गठित करे। लेकिन जिस जांच से सच्चाई सामने आनी थी, वहीं 2012 में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई। ज़किया ने तब कहा था, एसआईटी ने अहम सबूतों को नजरअंदाज किया। जांच अधूरी और पक्षपातपूर्ण थी। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसमें नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं को एसआईटी द्वारा दी गई क्लीन चिट को चुनौती दी गई थी। यह सिर्फ एक केस नहीं था, यह उस व्यवस्था का आईना था जहां सत्ता, पुलिस और न्यायपालिका की तिकड़ी ने मिलकर सच को दफन कर दिया। लेकिन सवाल अब भी जिंदा है, 69 लोग मारे गए। हत्यारे कौन थे? क्या ज़किया जाफरी झूठ बोल रही थी, या फिर न्याय अंधा नहीं लाचार था? आज ज़किया जाफरी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका सवाल अब भी हमारे सामने है। सत्य की विजय क्यों नहीं हुई? हमारे तंत्र की चुप्पी, हमारे समाज की चुप्पी सब कुछ बोलता है। अगर एक लोकतंत्र में एक वृद्ध महिला को पूरी जिंदगी न्याय के लिए लड़ना पड़े और अंत में वो खाली हाथ दुनिया से चली जाए, तो यह सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, पूरी न्याय व्यवस्था की हार है। ये इतिहास का वो पन्ना है जिस पर धब्बा है, और वो धब्बा कभी नहीं मिटेगा। हाजी रमकड़ू सांप्रदायिक सौहार्द की अनोखी मिसाल। गुजरात के जूनागढ़ जिले के चोरवाड़ गांव से ताल्लुक रखने वाले 73 वर्षीय हाजी मीर कासिम, जिन्हें स्नेहपूर्वक हाजी रमकड़ू कहा जाता है, न केवल लोक संगीत के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं, बल्कि वे गौसेवा के प्रति अपने गहरे समर्पण के लिए भी प्रसिद्ध हैं। हाजी रमकड़ू पारंपरिक ढोलक वादन में निष्णात हैं और उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, पश्चिम एशिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे अनेक देशों की यात्राएं की हैं। उन्होंने गुजराती लोक संगीत के दिग्गज कलाकारों के साथ मंच साझा करते हुए अपनी कला का परचम लहराया है। उल्लेखनीय बात यह है कि वे अपने संगीत आयोजनों से प्राप्त आय को राज्य की विभिन्न गौशालाओं में दान कर निराश्रित और बीमार गायों के कल्याण में योगदान देते हैं। एक ऐसे सामाजिक परिदृश्य में जहां अक्सर मुस्लिम समुदाय पर गौहत्या से जुड़े आरोप लगाए जाते हैं, हाजी रमकड़ू अपनी सेवा और संवेदनशीलता के जरिए सांप्रदायिक सौहार्द और मानवीय एकता की एक जीवंत मिसाल बनकर उभरे हैं। वे ये दर्शाते हैं कि सच्ची भक्ति और सेवा का कोई धर्म नहीं होता, होती है तो केवल भावना, करुणा और समर्पण की शक्ति। अगर आपको दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद हैं, तो हमारे YouTube चैनल मुस्लिम ऑफ गुजरात को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा संदेश दूर दूर तक पहुँचे। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। शुक्रिया।